गुड मॉर्निंग। ज्ञानोदय क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। जिस तरह से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, आपकी एग्ज़ाम भी नज़दीक है, वार्षिक परीक्षा की तैयारी में आप लगे हुए हैं, तो ये हमारा रिवीजन बैच जो चल रहा है, आप परमानेंट रिवीजन करें, रिवीजन में देखते रहें, चलते रहें और आप सभी सब्जेक्ट को कम से कम एक सब्जेक्ट को 3 घंटे अवश्य दें या फिर कम से कम 2 घंटे अवश्य दें, जिससे आपका रिजल्ट कभी भी प्रभावित ना हो। तो आप कोशिश ये करें कि सभी विषय का रिवीजन सही टाइम पे करें, क्योंकि कोर्सेज तो सभी कंप्लीट हो चुके हैं। कहते हैं कि रात को सो लेने से क्या होगा, यदि आप रात को ही पूरी रात सो के बिताएंगे तो क्या होगा। इसलिए आपको रात में भी कम से कम 6 घंटे, दिन में भी कम से कम 6 घंटे पढ़ना है, स्कूल भी कवर करना है, तो सब चीज़ें हैं। तो उसकी तैयारी आप बेहतर ढंग से करते रहें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। चलिए आइए, पिछले सेशन में हमने बहुलक के बारे में बताया था। अब 13.2 का जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको देखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो पहला तो हमारे पास जो बना हुआ है टेबल, उसको हम बेहतर ढंग से देख लेते हैं और शुरू करेंगे। तो टेबल जो हमारे पास है उसको बनाएंगे, आयु वर्षों में लिखी हुई है ना। ये है आयु वर्षों में, यही वर्गांतराल है। फिर रोगियों की संख्या है, इसी को कहेंगे बारंबारता, रोगियों की संख्या, इसी को बारंबारता एफ कहते हैं। अब देखिएगा, अब हमें पहले क्या करना है। कहता है कि आंकड़े दिए हैं, इन आंकड़ों का बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए, है ना। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या है? बहुलक भी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है और माध्यक भी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम पहले तो वर्गांतराल लिख लेते हैं। जो वर्गांतराल हमारे पास होगा उसको पहले हम लिख लेंगे और लिखने के बाद हम आगे चलेंगे और सॉल्व करेंगे। तो मतलब क्या है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपसे ये गणित है, गणित का दूसरा नाम प्रैक्टिस ही है। तो कोशिश ये करो कि हम अपने प्रैक्टिस में खरे उतरें। यदि प्रैक्टिस ढंग की करेंगे, प्रैक्टिस अच्छी करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा। अब वर्गांतरण लिखते हैं हम, तो है 5 से 15, ये 5 से 15 हो जाएगा, 15 से 25 है, 15 से 25 है, 25 से 35 है, 25 से 35 है, 35 से 45 होगा, देख लेते हैं। 35 से 45 है, 45 से 55 है, 45 से 55 है और 55 से 65 है, 55 से 65 है। इस तरह से इतने हमारे क्या है, वर्गांतर है। तो हम क्या करेंगे, वर्गांतर को लिख लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 वर्गांतर है। अब रोगियों की संख्या जो है, तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 21 है और आगे है 23 और आगे है 14 और नेक्स्ट और लास्ट है 5। तो ये है हमारा ये। अब फिर क्या निकालेंगे, वर्ग चिन्ह निकालेंगे, यानी वर्ग माप निकालेंगे। तो चाहे वर्ग माध्य कहे, चाहे वर्ग माप कहे, चाहे वर्ग चिन्ह कहे, हमारा सब एक ही रहेगा। तो क्या करेंगे, वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे। चाहे आप वर्ग चिन्ह कहे, हम तो वर्ग माध्य कहते हैं, वर्ग माध्य इसी को x कहते हैं। तो क्या होगा, x उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 होता है। तो क्या होगा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, तो 15 में 5 जोड़ेंगे 20 आएगा, 20 में 2 का भाग लगाएंगे तो 10 आ जाएगा, यहाँ 10 होगा। फिर 10 10 का अंदर है, 5 में 10 जोड़ेंगे 15, 15 में 10 जोड़ेंगे 25, तो ये 20 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम हो, आप ये जोड़ के 55 और 65 को जोड़ सकते हैं।
5 50 50 100 हो जाएगा और क्या हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर चलता रहेगा। तो कोशिश हम ये करें कि हम बेहतर ढंग से करते चले। अब समांतर माध्य की यदि कल्पित माध्य विधि लगाते हैं तो कल्पित माध्य विधि में हमें क्या चाहिए, फिर डी चाहिए। तो डी होता है, डी क्या हो जाता है, x माइनस ए। और ए को क्या कहते हैं, कल्पित माध्य कहते हैं। ए को क्या कहते हैं, कल्पित माध्य कहते हैं। कल्पित माध्य हम किसी को भी मान सकते हैं, यानी बीच में है तो हम चाहे 30 को मान लें चाहे 40 को, दोनों में किसी एक को मान सकते हैं। कल्पित माध्य में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ हम 30 को ही मान लेते हैं। यदि 30 को मानेंगे तो हमें क्या प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, कल्पित माध्य को हम 30 मान लेते हैं। तो कोशिश ये करेंगे कि हम बेहतर ढंग से करते चले और देखते चले। तो ये हो जाए कल्पित माध्य, तो डी एक्स माइनस ए होगा। तो हम कल्पित माध्य विधि से यहाँ लिख लेते हैं कल्पित माध्य विधि, जिसमें डी तक होता है। तो कल्पित माध्य विधि समांतर माध्य क्या हो जाएगा, समांतर माध्य, समांतर माध्य हो जाएगा क्या, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ, ये हो जाएगा, और गुणा एच होता है। तो इस तरह से हमारा मान निकलेगा। तो कल्पित माध्य विधि से जो हम निकाल रहे हैं तो फार्मूला एक बार और आप याद कर ले और उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो क्या हो जाएगा, थोड़ा मैं कल्पित माध्य विधि का फार्मूला बुक में मिला लेता हूं। अभी तक हम लोगों ने कल्पित माध्य विधि का प्रयोग किया है, देखते आ रहे हैं। तो कल्पित माध्य विधि का होता है, एच नहीं होता इसमें, तो कल्पित माध्य विधि में एच नहीं होगा, तो इतना ही होता है। सॉरी, कल्पित माध्य विधि में केवल इतना होगा, सिग्मा एफ हो जाएगा, बस हो गया। तो इस तरह से आगे चलेंगे और देखेंगे। अब आप देख रहे हैं कि आपने स्टार्ट कर दिया है एक्सरसाइज 13.1। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आप समांतर माध्य निकालिए और फिर इसके बाद बहुलक की गणना भी कीजिए। तो समांतर माध्य हम लोग निकालेंगे, चाहे हम कल्पित माध्य विधि से निकालें चाहे पग विचलन विधि से निकालें। तो कल्पित माध्य विधि हमने अपनाया है। अब देख रहे हैं आप, क्योंकि कोई भी विधि है तो उसमें उसकी प्रोसेस तो करनी ही पड़ेगी। एक बात और, यदि सेशन अच्छा लगा करे तो आप एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट में अवश्य बता दिया करें कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आप कितनी तैयारी कर चुके हैं, या किसी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसको भी बता दिया करें। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे डी। और डी जब निकालेंगे, कल्पित माध्य हमने किसको मान लिया है, ए को, 30 को, तो कल्पित माध्य 30 इक्वल टू ए हो जाएगा। और यहां क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू एक्स माइनस 30 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो वर्गमाध्य है इसमें 30 को घटाते चलेंगे। 10 में 30 घटेगा तो माइनस 20 हो जाएगा, 20 में 30 घटेगा तो माइनस 10 हो जाएगा, 30 में 30 घटेगा तो 0 हो जाएगा, 40 में 30 घटेगा तो ये 10 हो जाएगा, 50 में 30 घटेगा तो ये 20 हो जाएगा, और 60 में 30 घटेगा तो ये 30 हो जाएगा। हम चाहते तो 40 को भी कल्पित माध्य मान सकते थे। कल्पित माध्य किसी भी नंबर्स में हम मान सकते हैं, इसका कोई कोई फंडा नहीं है कि हम इसी को मानेंगे, या फिर कोई लॉजिक नहीं है कि इसी को मानेंगे। हम कल्पित माध्य किसी एक डाटा को, किसी एक वर्ग चिन्ह को मान सकते हैं। हमको क्या चाहिए, एफ डी। तो डी हमें मिल गया है और एफ है, तो एफ और डी का मल्टीप्लाई कर लेंगे, एफ और डी का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो एफ
डी का गुणा जब करेंगे तो हमारे पास जो भी डाटा आता है तो यहां लिख लेंगे एफ डी। वैसे हम जनरल तौर पे एफ आई डी आई लिख सकते हैं, लेकिन हम फार्मूला के हिसाब से चल रहे हैं। तो चलिए देख लीजिए एफ डी कैसे करेंगे। ये डी हो जाएगा एफ, तो 6 में 20 का गुणा करेंगे तो माइनस 120 हो जाएगा, 20 संग 120 होता है। 11 में 10 का गुणा करेंगे तो 11 दाम 110 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 21 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। 23 में 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 230 हो जाएगा, प्लस 230 हो जाएगा ये। और फिर 14 में 20 का गुणा करेंगे तो 14 दूनी 28, 280 हो जाएगा, ये 280 हो जाएगा। आप देख रहे हो थोड़ा सिधाई है। 5 में 14 में 20 का गुणा करेंगे तो 14 दूनी 28 हो गया, यानी 280 हो गया। अब 5 में 30 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना, 5 तिहाई 15 यानी 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। इस तरह से इनका गुणा हो जाएगा। आप देख लें, एक बार चेक कर लें। 2 सेकंड 4 सेकंड का टाइम हम दे रहे हैं, इसमें आप कर सकते हैं। अब चलिए हमें क्या चाहिए, हमारे पास कल्पित माध्य है ए, तो यहां लिख लेंगे कल्पित माध्य ए इक्वल टू 30 हमने मान लिया है। अब सिग्मा एफ हमें निकालना है। चलिए ये हो जाएगा। अब सिग्मा एफ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 11 में 6 इकाई अंक जोड़ लेते हैं। 6 1 7 1 8 3 11 4 15 5 20, हासिल आ गया 2। और कितना, 2 2 4 2 हो गया, हासिल आ गया 2 1 3 2 5 2 7 1 8, तो 80 हो जाएगा। सिग्मा एफ की वैल्यू 80 हमारे क्वेश्चन में भी शायद दिया हो, मैं देख लेता हूं। क्वेश्चन में तो नहीं दिया है, लेकिन सिग्मा एफ की वैल्यू 80 ही आएगी। अब हम जोड़ लें। अब इसके बाद क्या चाहिए हमको, सिग्मा एफ डी चाहिए, तो एफ डी निकालेंगे तो सिग्मा एफ डी की वैल्यू हमें चाहिए। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट डिजिट जोड़ लेंगे। हम क्या कर लें, इसको रफ कर लेते हैं थोड़ा। तो ये हो जाएगा कितना, ये 0 हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा, 5 11 5 16 हो जाएगा, एक हासिल हो गया, 5 8 13 3 16। अब ये एक हासिल आ गया तो 3 हो गया, 3 2 5 1 6 हो गया, 660 हो गया। और इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 230 हो जाएगा। तो 230 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें, तो हमारे पास ये हो जाएगा। और ये 6 में 3 निकल गया, 3 हो जाएगा, और 6 में 2 निकल गया तो 4, 430 हमारे पास इसका आ जाएगा। 430 क्या आ जाएगा, 430 हमारे पास एफ डी का टोटल आ जाएगा। अब हम इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, जो हमने रफ किया है उसको इरेज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा इतना। अब हम क्या करें, यही फार्मूले में रख देंगे, तो हमारे पास सिग्मा एफ डी सबकी वैल्यू हमारे पास है। तो क्या कर लेंगे, एक्स बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 यहां रख लेंगे, और प्लस सिग्मा एफ डी की वैल्यू है 430, अब बटे में 80 है। तो हम क्या कर लें, ये और ये घट जाएगा, घटा सकते हैं। फिर एक्स बार क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 30, और 8 में 43 में 8 का भाग लगाएंगे तो हो जाएगा कितना, 8 चौको 32, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 हो जाएगा। अब 3 बच गया तो दशमलव करेंगे, 0 उतारेंगे, 30 हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा, और 6 बच जाएगा, 8 सते 56 हो जाएगा, 8 सते 56 हो जाएगा, तो 7 आ जाएगा। फिर 4 बचेगा तो 8 पंचे 40 हो जाएगा। इस तरह से 5.375 आ जाएगा। अब हम 5.375 यदि करें तो दोनों को जोड़ देंगे। यदि जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एक्स बार इक्वल टू 30 में 5 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा, 35.375 हो जाएगा। इस तरह से समांतर माध्य का एक आंसर हमारे पास ये आ गया। एक आंसर समांतर माध्य जो निकालने के लिए बोला था ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करें, यहां पर ये जो है इसको कवर कर देते हैं, अब निकालेंगे बहुलक। चलिए, तो सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है, 23 है।
सबसे अधिक बारंबार, अब बहुलक के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, बहुलक के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, बहुलक जेड। तो बहुलक के लिए सबसे अधिक बारंबारता क्या हो जाएगी, बहुलक निकाल रहे हैं जब, तो सबसे अधिक बारंबारता क्या हो जाएगी, सबसे अधिक बारंबारता है, यहां लिख लेते हैं, सबसे अधिक बारंबारता। एक क्वेश्चन में बता दे रहा हूं, इसके बाद हम बहुलक ही सबका निकालेंगे। तो सबसे अधिक बारंबारता क्या हो जाएगी, 23 है। आप देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए अपने बुक में भी, मैं बुक में एक बार फिर से देख लेता हूं। तो सबसे अधिक बारंबारता क्या है, 23 है। तो क्या हो जाएगी, 23 जो है सबसे अधिक बारंबारता है, बुक में भी मैंने देख लिया है। तो 23 जो है सबसे अधिक बारंबारता है, तो ये कहां से, 35 से 45 वर्ग में आता है जो 35 से 45 वर्गांतर में आता है, इसलिए बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा 35 से 45 हो जाएगा। अब देखिए हमें बहुलक में चाहिए क्या, बहुलक में चाहिए क्या, तो हम 35 से 45, यहां बहुलक के लिए भी ये जो इधर का है ये समांतर माध्य है, आपका आ चुका है। अब बहुलक के लिए वाला यहां से भी हम लिखेंगे, क्योंकि जगह थोड़ी कम है। तो बहुलक के लिए हम जो निकाल रहे हैं यहां से निकाल लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो यहां लिखेंगे, नहीं पड़ेगी तो नहीं लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग। अब हमें बहुलक में क्या चाहिए, याद करिए, जो फार्मूला होता है हमारा Z इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 होता है, फिर होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणे H होता है। यही बहुलक का फार्मूला होता है, याद करिए। हमने पिछले जो अभी लिखाया था, जो हमने लिखाया था फार्मूला इससे पहले पिछले सेशन में, तो आपके पास होना चाहिए। तो अब हम जो हमारे पास है, L क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो L होता है क्या, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो ये 35 हो जाएगा। फिर क्या होता है, F0 क्या होता है, बहुलक या फिर F1 होगा, तो F1 होगा बहुलक वर्ग की बारंबारता। F क्या होगा, बहुलक वर्ग की बारंबारता, F1 हो जाएगा। सबकी वैल्यू हम देखेंगे और करेंगे। बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा। तो F1 इक्वल टू क्या होता है, F1 इक्वल टू बहुलक वर्ग की, ये बहुलक वर्ग हो गया, तो इसकी बारंबारता 23 है, तो F1 हो जाएगा 23। फिर F0 तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता हो जाएगी F0, तो F0 की वैल्यू 23 से पहले 21 है, तो 21 हो जाएगी। फिर क्या, F2 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता, तो F2 है, ये हो जाएगा, बाद की है 14, तो 14 हो जाएगी। फिर H क्या होता है, H होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, माने बहुलक वर्ग की उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो 45 में 35 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस तरह से हमारा सभी मान हमारे पास हो चुके हैं, L, F1, F0, F2 और H। ये सभी चीजें निकालने के लिए आपको जरूरी है कि आप देखते रहें। L 35 हो गया, आप देख लीजिए। F1 हो गया हमारे पास 23 हो गया, F0 हो गया 21 हो गया, F2 हो गया 14 और F2 14 हो गया, और H चाहिए तो H क्या है हमारे पास 10 है। अब यही सब कुछ टोटल जितने हैं सभी मान को हम रखेंगे और निकालेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, यहां से लाइन ऐसे कर दें तो Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, अब सभी वैल्यू रखेंगे। L की वैल्यू है 35, तो यहाँ 35 रख लेंगे, प्लस हो जाएगा। F1 का मान है 23, 23 यहाँ रख लेंगे,
F1 माइनस F0 की वैल्यू है 21, तो यहाँ 21 रख लेंगे। फिर हो जाएगा 2F1, तो F1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 23 है, 23 रख लेंगे। माइनस F0 की वैल्यू 21 है, 21 है, और माइनस F2 की वैल्यू 14 है, तो 14 रख लेंगे। और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, गुणा H होता है, तो H की वैल्यू हमारे पास 10 है। इस तरह से हम इनको सॉल्व करेंगे तो Z क्या हो जाएगा 35 यहाँ रहेगा, और फिर क्या हो जाएगा 23 में 21 घटा देंगे तो 2 हो जाएगा। और यहाँ क्या कर ले 23 में 2 का गुणा करेंगे, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, तो 46 हो जाएगा। और माइनस 21 और 14 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4 1 5 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, और ये गुणे H हो जाएगा। तो 46 में 35 घटाएंगे, ये हो जाएगा 35, और प्लस ये 2/46 में 35 घटाएंगे तो 6 में 5 निकल गया 1 हो जाएगा, 6 में 5 निकल गया 1 हो जाएगा, 4 में 3 निकल गया तो ये भी 1 हो जाएगा, गुणा 10 हो जाएगा। तो हम क्या कर लेंगे Z इक्वल टू हो जाएगा 35 और प्लस ये 20/11 हो जाएगा, 20/11 हो जाएगा। तो ये क्या होगा 20 में 11 का भाग लगाएंगे तो Z इक्वल टू हो जाएगा 35 और प्लस 11 1 में 11 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा 9 बचेगा, दशमलव करेंगे तो 90 हो जाएगा, 11 8 88 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, 11 1 में 11 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, ऐसे ही आता रहेगा। तो 1.81 इसका भाग आएगा। आप देखते रहें, यदि आपको कोई त्रुटि है तो उसको डायरेक्ट आप अपने से रफ में करें, हम तो वैसे भी रफ करके बता रहे हैं, ज़्यादा जो होता है तो मैं अलग से रफ कर लेता हूँ। तो 35 में 1 जोड़ देंगे 36 हो जाएगा, 36.81 होगा। ये हमारा आंसर ये हो जाएगा, ये बहुलक का आंसर हो जाएगा। और हम जो प्रश्न में पूछा है तो हम लिख सकते हैं, हमारे पास जगह नहीं है, एक लाइन में आप लिख लेंगे। एक लाइन में क्या लिखेंगे कि हो जाएगा कि विशेष भर्ती हुए रोगियों के आयु कितनी है, आयु कितनी है 36.81 आयु है, और मध्य कितना है, मध्य 35.375। अब चलिए देखते हैं। सेशन अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें, शेयर करें दोस्तों तक, एक कमेंट में बताएं, और सब्सक्राइब अवश्य कर लिया करें। तो दूसरे में चलते हैं, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में और देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो दिया है उसको हम पहले बना लेते हैं सारणी को, और सारणी से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये लिखा है, क्या लिखा है कि निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रक्षित जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं। तो जीवन काल घंटों को लिख लेते हैं। तो पहला लिखा है जीवन काल, जीवन काल क्या लिखा है घंटों में, ये हो जाएगा। तो जीवन काल घंटों में लिखा है, ये है। फिर क्या लिखा है बारंबारता, तो ये हो जाएगी बारंबारता। बारंबारता को F कहते हैं, तो F ये हो जाएगा। जितना हमारे पास है वही लिख लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। 0 से 20 है, 0 से 20 है, 20 से 40 हो जाएगा, 40 से 60 हो जाएगा, 60 से 80 हो जाएगा, 80 से 100 हो जाएगा, और 100 से 120 हो जाएगा। हो गया, इतना ही बारंबारता है हमारे पास। 3 3 6 बारंबारताएं हैं, 6 बारंबारताएं हैं, इतना हो जाएगा। इसका केवल बहुलक बोला है। तो एक्सरसाइज 13.2 का हम आप पहले माध्य कर चुके हैं। एक क्वेश्चन को भी हमने कंप्लीट बता दिया है कि माध्य और बहुलक इकट्ठा कैसे निकालेंगे। अब हम केवल बहुलक ही निकालते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में तो एक्चुअली में बहुलक ही बोला है, लेकिन हम बहुलक निकाल रहे हैं इसमें, और नेक्स्ट क्वेश्चन में माध्य और बहुलक दोनों कहता है। तो माध्य आप अब से निकालेंगे, निकाल चुके हैं 13.1 में, और बहुलक हम निकालते चलेंगे। तो बारंबारता कितनी है,
बारंबारता है 10 है, 35 है, 52 है, 61 है और 38 है और ये 29 है। अब हम निरीक्षण करेंगे, देखेंगे, क्या करेंगे, देखेंगे, निरीक्षण करेंगे कि हमारा क्या ये कह रहा है उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। अब चलिए, तो जो हमें चाहिए बहुलक में क्या होता है, बहुलक का फार्मूला देख लीजिए। पहले तो बहुलक का फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। बहुलक को Z से डिनोट करते हैं और ये होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 होता है और मल्टीप्लाई H होता है। इतना हमारे पास ये होता है। तो हम क्या करें, इन्हीं सभी का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि बहुलक वर्ग यानी सबसे ज्यादा बारंबारता कौन सी है। तो बहुलक सबसे ज्यादा बारंबारता ये है, ये हमारी क्या है 61 है। तो क्या लिखेंगे, सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता क्या है 61 है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसी के सामने वाला बहुलक वर्ग हो जाएगा। इसके चेंज कर लेते हैं हम, थोड़ा सा पेन चेंज कर लें। तो क्या हो जाएगा 61 से 80, तो बहुलक वर्ग कौन सा हो जाएगा, तब हो जाएगा बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग हो जाएगा 60 से 80 हो जाएगा, 60 से 80। अब इसी से डिपेंड सब कुछ करता है, टोटल सॉल्यूशन डिपेंड करता है। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या हो जाएगा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, हम L बराबर सब कुछ इस बार लिख देते हैं। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को क्या कहते हैं, L कहते हैं। और L का मान हो जाएगा 60 हो जाएगा, सबसे कम मान। फिर F1 हो जाता है तो बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो हो जाएगा कितना, बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या हो जाएगी, बहुलक वर्ग की बारंबारता को F1 कहते हैं और F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुलक वर्ग की बारंबारता तो हो जाएगा 61, तो हो जाएगा 61। F0 क्या हो जाएगी, बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता क्या हो जाएगी, ठीक पहले की बारंबारता F0 हो जाएगी। F0 को क्या कहेंगे, ठीक पहले की बारंबारता 52 है, तो ये 52 हो जाएगी। फिर बहुलक वर्ग के ठीक बाद की, बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता क्या हो जाएगी, बारंबारता F2 कहेंगे इसको। तो F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 61 के बाद है 38, तो ये हो जाएगा 38। इस तरह से हमारा वैल्यू हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कितना, H चाहिए, वर्गमाप। तो वर्गमाप क्या हो जाएगी, वर्गमाप क्या हो जाएगी, उच्च सीमा वर्गमाप H, तो हो जाएगा उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा हो जाएगी, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, उच्च सीमा कितनी है 80 है और निम्न सीमा 60 है, तो 80 में 60 घटा देंगे तो 20 आ जाएगा। इस तरह से हमें सभी मान पता हो गए। एक बार आप देख लें, एक बार हमने हिंदी से लिख दिया है, अब अगली बार से हम कुछ नहीं लिखेंगे। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 = 60 है और बहुलक वर्ग के ठीक पहले आने वाली बारंबारता F0 है कितनी, 52 है। बहुलक वर्ग के
ठीक बाद में आने वाली बारंबारता f2 का मान 38 है। वर्गमाप h की वैल्यू कितनी है? 20 है। वर्गमाप h की वैल्यू 20 है और बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है? 60 है। इस तरह से हम सभी वैल्यू रखेंगे इसी में और निकालेंगे। ये हमारी वैल्यू हो गई इतनी, और हम यहां से मान रख सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तो यहां भी लिख लेंगे, पर यहां से मान रखते हैं। तो क्या हो जाएगा? इसके आगे हम क्या लिख लेंगे? इसके आगे लिख लेंगे L का मान क्या है? 60 है, प्लस, और फिर क्या हो जाएगा? F1 की वैल्यू कितनी है? F1 की वैल्यू हमारे पास 61 है और माइनस F0 की वैल्यू कितनी है? 61 है। F0 की वैल्यू कितनी है? 52 है। ये 52 हो जाएगा। फिर 2F1 होता है, 2F1 तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। F1 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 61 है, माइनस F0 की वैल्यू है कितनी? 52 है, और माइनस F2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? F2 की वैल्यू है 38 और गुणा H, तो H की वैल्यू है 20। यहाँ जगह कम होने की वजह से हम छोटे छोटे लिख दिए हैं। हम देख लेते हैं एक बार कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। एकदम से बढ़िया से दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब आगे हम इसी को सॉल्व करते हैं। तो देख लीजिए 60 हमारे पास ये हो जाएगा, 61 में 52 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। देखिए 11 में 2 निकल गया, 9, ये हो गया 6, तो 9 हमारे पास हो जाएगा, ये 9 होगा। अब 61 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, 2 छक्का 12 हो जाएगा, यानी 122 हो जाएगा ये। अब 52 38 जुड़ जाएंगे घटने के लिए, तो 8 2 10 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 5 3 8 1 9 हो जाएगा, मतलब ये 90 होगा। और गुणा 20 कर लेंगे। आगे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस करेंगे, 60 ये रहेगा 60, और 9/122 में 90 घटाएंगे। 122 में 90 जब घटाते हैं तो 2 में 0 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 में 0 घटाएंगे तो 2 ही हो जाएगा, और ये 12 में 9 निकल जाएगा तो 3 हो जाएगा, यानी 32 हमारे पास आ जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? हम टोटल प्लस कर लेते हैं। अब ये प्लस तो हो गया, अब ये हमारा 20 है, तो 20 9/32 गुणा 20 से ये रहेगा। अब आगे हम क्या कर लेंगे? 60 प्लस होगा, अब हम किससे काट दें? तो 4 से कटेगा, 4 पंचे 20 ये हो जाएगा, और 4 8 32 ये हो जाएगा, इतना हो जाएगा। 9 और 5 हम ऊपर से गुणा करते हैं, 9 में 5 का गुणा करेंगे तो 45 आ जाएगा, बटे 8 रहेगा ही। अब इसके आगे 60 रहेगा, और 45 में 8 का भाग लगाएंगे, 8 पंचे 40 हो जाएगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा, दशमलव कर लेंगे जैसे ही, तो 5 बचा रहेगा तो 50 हो जाएगा, तो 8 छंग 48 हो जाएगा, 2 बच जाएगा तो 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 4 बच जाएगा तो 8 पंचे 40, 6 2 5 हो जाएगा, तो 60 में कितना जोड़ देंगे? 5 हो जाएगा, तो 65.625 हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। अर्थात बहुलक कितना हो जाएगा? 65.625, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप देख लेंगे, आंसर को एक बार चेक कर लें, तो अर्थात यहां लिख सकते हैं लास्ट में कि बहुलक, अच्छा, अर्थात उपकरणों का बहुलक जीवन काल घंटों में 65.625 है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। सेशन यदि आपको अच्छा लगा करे तो बिल्कुल लाइक करें और एक सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए देखते हैं, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। हम लोग आगे चलेंगे, बेहतर ढंग से पढ़ते रहेंगे। अब यहाँ तक केवल इस सेशन में केवल इतना ही। हम चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप अपनी तैयारी जारी रखिए, अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से करते रहिए। उस तैयारी में हम आपके साथ हैं। जितनी भी मदद हो सकेगी, जितना भी सलूशन हो सकेगा, हम 100% आपको देंगे।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए उत्साह के साथ, नए एनर्जी के साथ और नए कॉन्फिडेंस के साथ और 100% रिजल्ट लाने की पूरी आशा के साथ। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,